देखिए आज का जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, कंसेप्ट एंड मेथड। तो इसके अंदर अपने जो मेनली जो है वो ऊप्स के कंसेप्ट जो है वो हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके जो है अगर ऊप्स के कंसेप्ट आप समझते हैं, जैसे अपने नॉर्मल जो होता है प्रोसीजर डिजाइन को समझते हैं, वैसे ही ऊप्स के कंसेप्ट समझे जाते हैं। वहां पे जब हम उसके प्रोसीजर डिजाइन या ऊप्स के कंसेप्ट जब प्रोसीजर डिजाइन के कंसेप्ट समझते हैं, तब अपने ईआर डायग्राम, डीएफडी डायग्राम, ये सब चीजें सीखनी होती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं नहीं हमें तो सर जो ऊप्स के कंसेप्ट समझना है तो यूएमएल डायग्राम समझना पड़ेगा, जिसके अलग सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ये सेम टॉपिक दोबारा दिया हुआ है, लेकिन वो एनालिसिस टूल के लिए उसमें आपको यूएमएल डायग्राम के बारे में समझना है। तो वो सेकंड जो स्लाइड है वो यूएमएल डायग्राम से रिलेटेड है। अब देखो इसको अपने एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहली जो चीज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के बारे में है, वो आपको ये ध्यान रखनी है कि पॉइंट टू पॉइंट अपने ले लेते हैं टॉपिक को, कि सबसे पहला कि अगर आप उसके मेन स्टेज अगर पूछी जाए तो मेन स्टेज जो है वो सिस्टम डिजाइन भी है, ऑब्जेक्ट डिजाइन भी है। सिस्टम डिजाइन का मतलब क्या है? सिस्टम डिजाइन का मतलब है कि सिस्टम का प्रोसेस कैसे हो रहा है, सिस्टम के ऑब्जेक्ट क्या क्या है, ठीक है ना। मेन चीज सिस्टम के ऑब्जेक्ट क्या है, सिस्टम के प्रोसेस से मतलब नहीं। दूसरा ऑब्जेक्ट डिजाइन है जिसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप मॉडल जो क्रिएट हो रहा है उसके फेज जो है ना, फेज बेस्ड ऑन द मॉडल क्रिएटेड इन द सिस्टम एनालिसिस फेज। तो वो चीज हम इसमें देख रहे हैं, उसका आर्किटेक्चर देख रहे हैं। मतलब कुल मिला के उसके मॉडल्स को देखना, उसके आर्किटेक्चर को देखना, ऑब्जेक्ट डिजाइन हो गया। और सिस्टम डिजाइन में सिस्टम ऑब्जेक्ट को देखना। तो दो मेन पार्ट हो गए। लेकिन अगर आप बात करते हो डीकम्पोजिशन की, तो वो सेम ही बात है कि अगर किसी चीज को अलग अलग टुकड़ों में अपने डिवाइड करते हैं तो वो डीकम्पोज है। और उस पार्ट्स को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो वो कंपोजिशन, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन। अब उसी तरह से इसमें क्या होता है कि हम उसके कई कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, कई मॉड्यूल हम लोग बना देते हैं। तो ये जो टुकड़े हैं वो उसका डिवाइड हो गया, और उन टुकड़ों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो डिवाइड और कंकर मेथड कहलाता है। उनको जोड़ देना, वापस से मर्ज करते हैं, तो वो एक हिरार्की, एक ट्री की शेप में वो बन जाएगा सारे के सारे। मतलब क्या हुआ, आपने एक मेन मॉड्यूल लिया, उस मॉड्यूल को कई टुकड़ों में आपने डिवाइड किया, तो एक ट्री की शेप में बन गया। तो वो तो हो गया डीकम्पोजिशन, वो तो कहलाता है डिवाइड। और कंकर का मतलब होता है उनको मिला देना, ये मेथड। अब कनकरेंसी का मतलब क्या होता है? कनकरेंसी शब्द का मतलब सब जगह एक जैसा ही होता है। भाई कई काम जब हम एक साथ में करते हैं तो वो कनकरेंसी कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो डिवाइडेड रहता है अलग अलग थ्रेड के बीच में। उसमें डेटा इंटीग्रिटी की दिक्कत आती है। इंटीग्रिटी मतलब इंटरनल सिक्योरिटी हो गई। डेडलॉक की कंडीशंस आ सकती है, भाई कई थ्रेड जब एक साथ चलेंगे तो दिक्कत आ सकती है। स्टारवेशन की दिक्कत आ सकती है, भाई किसी का अगर नंबर ही नहीं आ रहा है तो वो क्या है, स्टारवेशन ही है, उसके लिए भूखमरी है। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन भी होता है, जिसे अपने देखते हैं कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट में क्लासेस क्या क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारी चीजें पैटर्न में आ जाती है। अगर आप कहते हैं कंट्रोलिंग इवेंट कौन से है, तो याद रखना सिग्नल इवेंट, कॉल इवेंट, टाइम इवेंट, चेंज इवेंट। सिग्नल, कॉल, टाइम और चेंज। चलिए आगे देखते हैं। अगर पूछा जाए बाउंड्री कंडीशन क्या है, तो बाउंड्री कंडीशन का मतलब होता है कि आप जो भी सिस्टम डिजाइन का प्रोसेस हो रहा है वो उसके अंदर वो बाउंड्री कंडीशन कहलाती है भाई। जैसे कि सिस्टम का इनिशियलाइजेशन है, टर्मिनेशन है, स्टार्टअप है ना, सिस्टम का फेल होना, ये सब बाउंड्री कंडीशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर आप कहते हैं नहीं हमें तो ऑब्जेक्ट को डिजाइन करना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, फिर हम उसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, चाहे वो यूएमएल डायग्राम, फिर ऑपरेशन क्लासिफिकेशन करेंगे क्या क्या करना है, फिर हम लोग एल्गोरिथम बनाएंगे, उनके रिलेशनशिप को देखेंगे। वो हो सकता है कि हमें उसको कंट्रोल करना पड़े। और अब क्या है, मॉड्यूलराइजेशन क्लासेस और कनेक्शन, मतलब जो क्लासेस बनी है उसको मॉड्यूलाइज करना, उनको कनेक्ट करना। अब रिलेशनशिप डिजाइन की अगर बात की जाए तो एसोसिएशन, एग्रीगेशन और इनहेरिटेंस, तीन पार्ट्स होते हैं। एग्रीगेशन मतलब दो अलग अलग मॉड्यूल्स हो गए, वो आपस से मिलकर काम करें। एसोसिएशन मतलब एक के अंदर दूसरा, है ना। इनहेरिटेंस मतलब एक से आगे इनहेरिट हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो एक पैकेज, एक नेम स्पेस, ऑर्गेनाइज ए सेट ऑफ रिलेटेड क्लास इंटरफेस, ऑप्टिमाइजिंग द डिजाइन, जिसमें कॉस्ट को कम करना, टाइम के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग, है ना, और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिजाइन, ये सब चीजें शामिल होती है। एस्पेक्ट की अगर बात की जाए, एस्पेक्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, उसका डिजाइन पैटर्न क्या है। अब देखो ये आ गया ना इसमें यूएमएल डायग्राम। यूएमएल डायग्राम
उसी को लेके ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन 2 बार सिलेबस में दिया, ठीक है। उसमें अपने यूएमएल डायग्राम के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। अब सबसे पहले एनालिसिस करोगे, तो सबसे पहले देखो भाई इंफॉर्मेशन क्या क्या है, उनका बिहेवियर क्या क्या है, उसको कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है, उसमें क्या क्या फंक्शन यूज हो रहे, तो डेटा फंक्शन हो गया, उसका बिहेवियर हो गया, और उसके अनकवर ग्रेटर डिटेल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसके डिटेल को समझाना, स्टार्टिंग सिंपल और गेटिंग डिटेल्स, ये हो गया शुरू में एनालिसिस। अगर डिजाइन की अगर आप लोग बात करते हैं तो सब सिस्टम पार्टीशन, मतलब डिजाइन में आप उसको, वो अभी मैंने जैसे बताया ना डिवाइड कंकर मेथड, वैसे उसी तरह से उसके कई कंपोनेंट को कई सब सिस्टम में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। और ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेशन का मतलब तो पता ही है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि उसका अंदर का जो डेटा है वो बाहर सीधा एक्सेस ना हो पाए। तो सब सिस्टम की लेयर्स होती है जो यूजर की आवश्यकता के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट की जाती है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हो गए, मैसेज हो गए जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो उसे बिहेवियर के बारे में डिफाइन करता है। तो कुल मिला के उसको कई पार्ट्स में डिवाइड करना, क्लासेस और ऑब्जेक्ट को शामिल करना, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच मैसेज करना, और उसके बिहेवियर को डिफाइन करना। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वह सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के बारे में अगर बात करो तो अगर पूछा जाए तो आप ये बता सकते हो कि एक पिक्टोरियल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। एसडीएलसी जो हाई क्वालिटी जो मेंटेनेंस है, सॉफ्टवेयर की यूजर की आवश्यकताएं हैं, वो सारी चीजें वो देखता है ना। आईएसओ आईईसी 12207 ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का। अगर पूछ लिया जाए पेपर में तो उसके अकॉर्डिंग अपने सबसे पहले वही सेम प्लानिंग और रिक्वायरमेंट, इसमें अपने क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट को देखेंगे, रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, कस्टमर क्या चाहता है ये देखेंगे। तो कुल मिला के हम लोग एसआरएस को देख रहे हैं। फिर हम क्या करें, यूज टू प्लान द बेसिक प्रोजेक्ट अप्रोच टू कंडक्ट प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है, ये हम लोग देख रहे हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, गोल क्या है, रिसोर्स हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें आ जाएगी। एसआरएस तो है ही है। उसके बाद डिजाइनिंग करेंगे, चाहे लो लेवल डिजाइन है चाहे हाई लेवल डिजाइन है, एक डीडीएस है, डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि डीडीएस में तो रिस्क को देखना, प्रोडक्ट की रोबस्टनेस को देखना, भाई प्रोडक्ट कितना चल जाएगा, उसका डिजाइन मॉड्यूलरिटी, बजट, टाइम कंस्ट्रेंट, ये सब चीजें देखी जाती है। नॉर्मली डिजाइनिंग का मतलब होता है कि जो हम कोडिंग करने वाले हैं उससे पहले के कंसेप्ट को समझना, ये चीज होती है। द फेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू, द इनपुट फ्रॉम द कस्टमर और रिक्वायरमेंट गैदरिंग, और साथ में उससे रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको लेना, और डेटा का फ्लो बताना एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स के। अब फिर आप उसको डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हो, तो उसकी कोडिंग करना, वर्जन कंट्रोल करना, कोड को रिव्यू करना, प्रोग्रामिंग टूल में चाहे कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, डिबगर्स है, ये सारे शामिल होते हैं। फिर हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के पूरे अपने स्टेज है, ये चाहे यूनिट है, इंटीग्रेशन है, सिस्टम है, एक्सेप्टेंस है, चाहे व्हाइट बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है, कोई भी टेस्टिंग है वो सारी इसमें शामिल, ठीक है ना। उसके बाद टेस्टिंग के बाद हम उसको डिप्लॉयमेंट करते हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब यही होता है कि बग्स और एरर को हटाना, और इसमें लॉजिकल जो है फैशन के अकॉर्डिंग, मतलब आप देखते हैं लॉजिकल कंडीशन क्या है, एंड यूजर क्या चाह रहा है ना, ये सब चीजें। मेंटेनेंस का मतलब टाइम टू टाइम उसकी आवश्यकताओं को देखना और उसको क्लियर करना, ये सब चीजें उसमें शामिल होती है। चाहे डिप्लॉयमेंट हो गया, रिलीजिंग प्लानिंग हो गया, ऑटोमेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, और फीडबैक हो गया। तो ये हमारा टॉपिक था, इससे रिलेटेड था। और इसके एमसीक्यू अगर हम लोग करते हैं, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट कहती है, पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के क्वेश्चन हो गए। और अपने अगर ऊपर से स्टार्ट अपने करते हैं तो पहला जो है वो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एनकैप्सुलेशन, मतलब ऊप्स वाले अगर क्वेश्चन पहले करते हैं अपने, तो उसमें क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एनकैप्सुलेशन। तो पहला जो पर्पज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, उसकी हाइड करना, है ना, डेटा हाइडिंग हो गया। इसी तरह से व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ऊप्स का कौन सा कंसेप्ट नहीं है, तो आपको पता है कि ओवरलोडिंग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का पार्ट नहीं। उसका कंसेप्ट तो है, ओवरलोडिंग है, ओवरराइडिंग है, पॉलीमॉर्फिज्म है, लेकिन अब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस और कंपोजिशन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में ये सब चीजें शामिल है। ओवरलोडिंग जो है उसके कंसेप्ट में शामिल है। इसी तरह से इन ओपी व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म,
पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है आपको पता ही है। पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि एक ही इंटरफेस है, डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ये उसमें फर्क आ सकता है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं कि प्रिंसिपल स्टेट दैट ए क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज, भाई अगर आप कहते हैं कि इसमें कौन सा एक प्रिंसिपल स्टेट है जो कहते हैं कि उस ये एक कारण है जिसके कारण हम उसमें बदलाव करना चाहते हैं, तो वो क्या है, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो आप याद रखेंगे विच डिजाइन प्रिंसिपल स्टेट दैट ए क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू डिजाइन चेंज, तो सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल याद कर ले। सिलेबस पॉइंट उसमें नहीं आया था पीपीटी में, तो इसी तरह से टॉपिक को कलेक्ट कर ले। व्हाट इज द टर्म इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस द एबिलिटी ऑफ क्लास टू इनहेरिट एट्रीब्यूट एंड मेथड फ्रॉम अनदर क्लास, मतलब एक क्लास के जो एट्रीब्यूट और मेथड है उसे दूसरी क्लास में क्या करना, रीयूज करना। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग इंटरफेस इन ओओपी? क्या बेनिफिट है उसका? सिंपल सी बात, फ्लेक्सिबल कोड डिजाइन आपको प्रोवाइड कराता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टर? क्लास में कंस्ट्रक्टर क्यों करते हैं भाई? वही इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच प्रिंसिपल अलाउ ए सब क्लास टू बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर देयर बेस क्लास विदाउट अफेक्टिंग द करेक्टनेस ऑफ ए प्रोग्राम? मतलब ये कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है वो बेस क्लास के लिए जो करेक्टनेस है विदाउट अफेक्टिंग द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम, तो इसका क्या हो जाएगा, लिस्को सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल। अब ये चीज नहीं थी तो आप उसको दिमाग में डालें कि भाई ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो अलाउ करता है सब क्लास को सब्स्टिट्यूट फॉर देयर बेस क्लास विदाउट अफेक्टिंग द करेक्टनेस, क्या कहलाता है, लिस्को ऑफ सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप समझे बात को, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है क्लास दैट कांट बी इनिशिएटेड एंड कैन इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जिसको हम इनिशिएटेड नहीं कर सकते, पता है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हमेशा उसका रेफरेंस बनता है। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट? मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट से नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट जो करना है वो आपके हिसाब से क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। एक क्लास के डेटा को जब हम दोबारा रीयूज करते हैं, है ना, वो इनहेरिटेंस का। व्हाट इज डिजाइन पैटर्न? डिजाइन पैटर्न आपके हिसाब से क्या है? ये जो डिजाइन पैटर्न है वो ए रीयूजेबल सॉल्यूशन टू ए कॉमन प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। मतलब डिजाइन पैटर्न का मतलब है जो कॉमन जो भी प्रॉब्लम है ना, वो सॉफ्टवेयर डिजाइन में यूज करना। व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन क्लासेस व्हेन वन क्लास इज ए पार्ट ऑफ अनदर क्लास? जब एक क्लास दूसरी क्लास का क्या होता है, पार्ट होता है, उसका भाग होता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, एग्रीगेशन। ठीक है ना। उसके बाद है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओओपी व्हाट इज द मैसेज पासिंग? मैसेज पासिंग का मतलब क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के पीछे मैसेज को कम्युनिकेट करना, द टू वे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद वन अनदर। ओके। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंपोजिशन ऑफ ओवर इनहेरिटेंस? आखिर क्या प्राइमरी बेनिफिट है कंपोजिशन का इनहेरिटेंस की तुलना में? तो ये है इसका जवाब, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड कराता है और रीयूजेबिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द टर्म ऑब्जेक्ट रेफर टू इन ओओपी? मतलब इससे से ऑब्जेक्ट जो है टर्म वो आप क्यों यूज करते हैं, वो बताता है कि इंस्टांस ऑफ द क्लास कंटेनिंग स्टेट एंड बिहेवियर। वापस से ध्यान रखना है उसमें कौन से स्टेट है और उसका स्टेटस क्या है और उसके बिहेवियर क्या है। अब देखिए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की अगर बात करते हैं तो ये पूछ रहा है कि पहली स्टेज सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में क्या होती है, तो आपको बताइए रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वो आपकी क्या होती है, पहली स्टेज होती है। दूसरा विच स्टेज इन्वॉल्व द इवैल्यूएटिंग द सॉफ्टवेयर फॉर डिफेक्ट एंड इंश्योरिंग इट मीट्स रिक्वायरमेंट? इसमें से कौन सा ऐसा है जो सॉफ्टवेयर की कमियों को और उसकी आवश्यकताओं को देखता है, वो क्या हो गया, टेस्टिंग। नेक्स्ट व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द डिजाइन फेज? डिजाइन फेज का क्या काम है भाई? डिजाइन फेज का मतलब है कि जो भी सॉफ्टवेयर के फंक्शन है और आर्किटेक्चर है उसको बता देना, क्लियरली उसको आउटलाइन करके समझा दे रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल? ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा बेनिफिट इन चारों में से नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ये इसका फायदा नहीं है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस फेज इन द एसडीएलसी? जो एसडीएलसी है उसका मेन मेंटेनेंस फेज का पर्पज क्या है? तो ये चार ऑप्शन आपके टू डेवलप न्यू फीचर, फिक्स डिफेक्ट एंड अपडेट द सॉफ्टवेयर, टू गैदर रिक्वायरमेंट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। तो चार चीजें इसमें आ गई। तो आप क्या बताएंगे इसके चारों का जवाब में से क्या होगा, टू फिक्स डिफेक्ट
डिफेक्ट को हटाना और सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। नेक्स्ट है विच एसडीएलसी एम्फेसिस इटरेटिव डेवलपमेंट एंड कस्टमर फीडबैक। इसमें से कौन सा ऐसा है जो इटरेटिव डेवलपमेंट और कस्टमर फीडबैक पे काम करता है? तो एजिल मॉडल है जो बदलाव के अकॉर्डिंग काम करता है। काफी क्वेश्चन इसके एमसीक्यू जो टेस्ट सीरीज में उसमें दिए हुए थे ना। उसके बाद नेक्स्ट है इन विच स्टेजेस आर यूजर रिक्वायरमेंट टिपिकली डॉक्यूमेंटेड एंड अप्रूव। इसमें से ऐसा कौन सी स्टेज है जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार क्या होती है, काम करती है, टिपिकली डॉक्यूमेंटेड होती है, अप्रूव्ड होती है। इन विच स्टेज, जिसमें यूजर की आवश्यकताएं टिपिकली डॉक्यूमेंट की जाती है और अप्रूव की जाती है। रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है वो देखता है। व्हाट इज सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रोटोटाइप। आखिर प्रोटोटाइप का सिग्निफिकेंट एडवांटेज आपके हिसाब से क्या? प्रोटोटाइप क्या होता है? एक मॉडल होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं कोडिंग करने के लिए, है ना, मतलब उसको समझाने के लिए। तो एक फीडबैक जो अगर आप यूजर से लेना चाहते हैं तब आप इसका उपयोग लेते हैं। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट फेज। डिप्लॉयमेंट फेज में क्या बेनिफिट होता है? द सॉफ्टवेयर डिलीवर टू द यूजर एंड इंस्टॉल। जो सॉफ्टवेयर है वो डिलीवर हो जाता है यूजर को और इंस्टॉल कर दिया। विच फेज फॉलो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सी फेज है जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन को शामिल कर रही है? देखिए 4 ऑप्शन है, तो जवाब क्या होगा? टेस्टिंग। टेस्टिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज में आएगी। नेक्स्ट, व्हाट वन ऑफ द की एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल का क्या एडवांटेज है? तो आप याद है, इट इज वेरी इजी टू मैनेज एंड अंडरस्टैंड। इजी है और मैनेज आसानी से की जा सकती है। ईच फेज इज क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंज। मतलब इससे कौन सी ऐसी फेज है जो आइडेंटिफाई करती है कि भाई रिस्क क्या क्या है, चैलेंज क्या क्या है? तो वो प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में आपको पता करना है या नहीं करना। अब नेक्स्ट फेज, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। अगर मान लो आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज कर रहे हो तो क्या फायदा है? टू आइडेंटिफाई व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू। मतलब ये पहचान करना कि सॉफ्टवेयर आगे क्या करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो कहता है कि इसमें से एसडीएलसी का बेस्ट सुटेड कौन सा है, प्रोजेक्ट कौन सा है जो वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स रखता है? तो उसका जवाब जो हो जाएगा, जो वाटरफॉल मॉडल हो जाएगा। वाटरफॉल मॉडल जो है वो बेस्ट सुटेड है किसी प्रोजेक्ट के लिए और क्या करता है, असाइन करता है। तो आप याद रखें, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि ड्यूरिंग विच फेज आर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग टिपिकली कंडक्टेड। आखिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट ही बोल रहा है तो कौन सी फेज में होगा? टेस्टिंग फेज में ही होगा। तो ये अपने क्वेश्चंस थे सारे के सारे उसी टॉपिक से रिलेटेड। अपने नेक्स्ट टॉपिक जो भी बच रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और साथ में एमसीक्यू